प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 360वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एमडी होम है। ये जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में रिपर्टरी विभाग के प्रोफेसर हैं। होम्योपैथी में कैरियर की शुरुआत से ही महान खोजकर्ता डॉक्टर बी साहनी के साथ जुड़े रहे और उनके मार्गदर्शन में होम्योपैथी को दर्शन को समझने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और दूर से होम्यो ड्रग एनर्जी के संरक्षण की खोज को बढ़ावा देने के लिए काम किया। डॉक्टर संजीव शास्त्रीय संगीत के कट्टर अनुयायी हैं। होम्योपैथी अपने नैदानिक गतिविधियों के अलावा वो होम्योपैथी में स्नातकोत्तर की डिग्री के बाद रिपर्टरी पढ़ाने में भी शामिल है। होम्योपैथी में अपने विश्वास को समृद्ध करने की तलाश में व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। वैज्ञानिक सेमिनार, कार्यशाला और चिकित्सा शिविरों के आयोजक के रूप में उनकी सामाजिक गतिविधियों की व्यापक सराहना की जाती है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह वर्तमान में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। शैक्षणिक अनुसंधान गतिविधियां डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने होम्योपैथी में लक्षणों के वर्गीकरण और मामलों के निदान के लिए विश्लेषण के लिए आवश्यक रिपर्टरियल रूब्रिक्स के विकास के लिए काम किया। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी बहुत सा भाग लिया है। LHMA की 66वीं विश्व होम्योपैथिक कांग्रेस में भारतीय अनुभव है इनका। नई दिल्ली में पुराने मामलों के उपचार में होम्योपैथिक रिपर्टरी में रूब्रिक संकेत की प्रभावशीलता पर पोस्टर पेपर प्रस्तुत किया उन्होंने। 27 जुलाई 2015 को 22 दिसंबर 2012 को कोलकाता में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 18वां ऑल इंडिया होम्योपैथिक कांग्रेस 2012 में रिपर्टोरियल रेफरेंस के साथ होम्योपैथिक केस स्टडी में पिछले इतिहास का महत्व पर भी पेपर प्रस्तुत किया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2017 में दुबई में पोस्टर प्रस्तुति की है। इनका आज का विषय है होम्योपैथिक औषधि चुनाव के लिए केंद्र के पहले अवलोकन का महत्व। सो डॉक्टर संजीव सर, आपका IFPH मंच पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सर आप म्यूटेड है, अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you so much, Dr. Deepmala. And बहुत बहुत धन्यवाद IFPH की पूरी टीम को और हमारे गुरु डॉक्टर साहनी सर को, जिन्होंने हमें मौका दिया। पहले भी हम इस मंच पे आ चुके हैं और अपनी बातों को रखे, अपने जो हमारे अनुभव को हमने साझा किया है। आज फिर से मुझे एक मौका दिया गया है अपने अनुभव को साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन शेयर करने के लिए मेरे को परमिशन दे दीजिए तो मैं शायद शेयर कर सकूं। अच्छा, आपको ओनली होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग करके लिखा हुआ है। सानी सर, सर संजीव सर को आपको होस्ट बनाते नहीं बनाया, एक मिनट। नहीं, वो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे। आपने उनको होस्ट नहीं बनाया है। अचिंत्या सिंह को किस नाम से? अच्छा, अचिंत्या सिंह के नाम से आ रहा है। हाँ, इसमें अचिंत्या सिंह के नाम से आ रहा होगा। ठीक है, तो हम अचिंत्य सिंह को होस्ट बना दिए। यस सर, हो गया ना? यस सर, हो गया। अपना यू कैन शेयर योर। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपको होस्ट है। हाँ, हम करते हैं अभी। एक मिनट। ये अनसपोर्टेड फाइल करके आ रहा है एक्चुअली।
डायरेक्ट जीमेल से हो सकता है क्या? कैसे? डायरेक्ट जीमेल से डायरेक्ट? मेल में जाकर के ये हो सकता है क्या? हाँ सर, ट्राई करके देखिए ना, शेयर कीजिए, मेल में जाकर देखिए। इसमें आ नहीं रहा है। आपको शेयर नहीं हो रहा है? नहीं, डॉक्यूमेंट को कह रहा कि अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट होल्ड बता रहा पर बार-बार फोन आ रहा है। आपका फाइल है। कहाँ पर है? अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट में नहीं, आपका डॉक्यूमेंट है कहाँ पर? पीपीटी कहाँ पर है, किस जगह रखे हैं? पीपीटी डॉक्यूमेंट में है। डॉक्यूमेंट में जीमेल से हो सकता है, जीमेल से। क्या चीज है? तो सर किसी से भी आप शेयर करेंगे तो शेयर, अगर शेयर करने पर आप नहीं 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 स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो किसी से भी हो जाएगा। जीमेल से आप देखिए ट्राई करके। नहीं, जीमेल से नहीं होगा ना। देखते हैं, 1 मिनट, जीमेल में जाकर के करके देखते हैं। गूगल ड्राइव से नहीं होगा। फोटो डॉक्यूमेंट। और फोन भी आ रहा है, होता भी। सर अभी आपका स्क्रीन तो हुआ था शेयर, बट अभी चला गया। आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूटेड है। एक्चुअली वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप बिना से शेयर से बिना से करो, हमको समझता है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट आई कैन डू सर। डू इट दैट नाउ। ओके 15 minutes over, now only ओके 45 minutes for you, so do it. ओके सर, ओके सर, ओके सर, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। Okay, we can understand, हम समझ सकेंगे, ओके, थैंक यू सर, कुछ थैंक यू प्रॉब्लम सो नहीं मच है। सर, बोलिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो आज का जो टॉपिक है वो पोटेंसी सिलेक्शन को लेकर के है। और पोटेंसी सिलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा पजल के रूप में है। हम होम्योपैथ के बीच में बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो होम्योपैथ्स होते हैं, सब कुछ होने के बाद में जब हम फाइनली पोटेंसी सिलेक्शन पे आते हैं तो वहां पे हम लोगों को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। पोटेंसी सिलेक्शन जिस तरह से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मेडिसिन सिलेक्शन वैरी करता है, ठीक उसी तरह से इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ाए गए हैं, हम लोगों को बताए गए हैं, जिसके माध्यम से हम पोटेंसी सिलेक्शन को आसान बनाने का कोशिश करते हैं। सो टीचिंग्स है, बहुत सारे टीचिंग्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक पजल के रूप में है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि नहीं, किस तरह से हम पोटेंसी सिलेक्शन को कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे देखते हैं कि इट वैरीज अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिशनर्स। जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके हिसाब से भी ये वैरी करता है। सम आर यूजिंग लो पोटेंसी, सम आर वर्किंग विद द हाई पोटेंसी। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो हम लोग सुनने में भी आता है और हम लोग देखते भी हैं कि वो किसी भी केस को बहुत ही हाई पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं। उनका कोई भी जो केस होता है उसमें सीधा सीधा वो हाई पोटेंसी ही स्टार्ट करते हैं, 1M 10M ऐसे करके। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो आज भी
बहुत ही लो पोटेंसी में काम करते हैं, 3x 12x 6x ऐसे करके मैक्सिमम वो जाते हैं 200 तक। और बोरिक की अगर हम बात करें, हम अपने पुराने जो स्टॉलवर्ड्स हैं अगर हम उनकी बात करें, तो खास करके जब बोरिक मेटेरिया मेडिका को हम लोग पढ़ते हैं तो हार्डली आई फाइंड कि उसमें 200 पोटेंसी की चर्चा की गई है। उसमें 3, 6, 12 और 30 तक ही चर्चा की गई। तो अगर हम पुराने लोगों की बात करते हैं तो हाई पोटेंसी की बातें बहुत कम की गई है, जनरली लो पोटेंसी और खास करके जैसा मैंने कहा कि बोरिक को लेकर के। लेकिन आज के जमाने में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो हाई पोटेंसी में काम कर रहे हैं एंड दे आर आल्सो क्लेमिंग कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट इट डिपेंड्स। द सीरीज ऑफ पोटेंसी हैज बीन कंपेयर्ड टू द gamut in music. A skillful artist may indeed construct a harmony with various vibrations of the same chord, but what a more beautiful and perfect harmony might be constructed by a proper combination of all the sounds that can be elicited from his instrument. गुनसे ने ये कहा है, बहुत अच्छी बात कही गई है कि जिस तरह से म्यूजिशियन एक म्यूजिक को एक कॉर्ड बनाते हैं जिसमें कि एक होता है ना कि एक सुर निकालना है, प्रॉपर सुर निकालना है, तो उसके लिए बहुत सारे जो जो सुर हैं, जो कॉर्ड्स हैं ना, उसको एक जगह पे मैच करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से पोटेंसी सिलेक्शंस के लिए भी बहुत सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन सब पे हमें फोकस करना पड़ता है। जब हम एक-एक करके सबको फोकस करते हैं, तब जाकर के हम एक प्रॉपर सिलेक्शन पे पहुँचते हैं, एक प्रॉपर जो पोटेंसी सिलेक्शन है, हम उस पे पहुँचते हैं और तब जाकर के हमारा मेडिसिन वहाँ पे काम करता है। तो स्किलफुल आर्टिस्ट में इंडीड कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे जो बात जो स्किलफुल है ना, तो वो हम लोग पिछली बार जो मेरा प्रेजेंटेशन था इसी के ऊपर में था, जो इंग्लिश में था, और उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि आज के ज़माने में, और पहले भी ऐसा हुआ करता था, आज भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं हम लोगों को, जिनके पास में मेटेरिया मेडिका होता है। कई राइटर के मेटेरिया मेडिका होते हैं और वो पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में अपने आप को कहते हैं कि हमें होम्योपैथी की बहुत अच्छी जानकारी है। तो सिर्फ मेटेरिया मेडिका का जानकारी हो जाना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। उसके आधार पे मेडिसिन का सिलेक्शन तो हम कर सकते हैं, सिम्पटम्स का हम सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब पोसोलॉजी की बात आती है, डोज की बात आती है, पोटेंसी की बात आती है, तो बहुत सारी चीजों की पढ़ाई करनी वहां पे जरूरी हो जाती है। तो स्किलफुल होना बहुत जरूरी है, और जब हम स्किलफुल की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हैनिमेनियन प्रिंसिपल है, जो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन इतना लिखना पड़ा बड़े लेवल पे, वो सबकी पढ़ाई वहां पे बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम चीजों को सही जगह पे कर पाते हैं। तो सिर्फ एक एस्पेक्ट जानने से, मेटेरिया मेडिका को जान लेने से हम सही ढंग से पोटेंसी का सिलेक्शन कर लेंगे, ये संभव नहीं है। In general, it may be stated that any curable diseases may be cured by any potency when the indicated remedy is administered, but that the cure may be much accelerated by selecting the potency or dose appropriate to the individual case. Yes, this is also very important point. ये बहुत मायने रखता है कि अगर मेडिसिन का सिलेक्शन 100% सही है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी गया है कई जगह पे कि पोटेंसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अगर हो तो वो केस क्योर कर जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर 100% वहां पे सिलेक्शन जो रेमेडी का है वो एकदम हैनिमेनियन प्रिंसिपल के आधार पे और टोटलिटी के आधार पे किया गया है, तो चांसेस है कि वो केस ठीक हो जाता है। लेकिन अगर अच्छे ढंग से, अगर हम पूरी तरह से जो बोलते हैं ना कि एकदम से, जैसे होता है ना कि एकदम 100% एश्योर्ड होकर के अगर हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए पोटेंसी और डोज का एप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है। अगर सिलेक्शन सही है, पोटेंसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो काम तो करेगा ही, लेकिन वो जो टाइम का है उसमें कुछ चीजें डिफर कर जाएगी। जैसे टाइम का जो फॉर्मेट है वो हो सकता है कि बदल जाए। जो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है उसमें हो सकता है कि फॉलो करने में थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम हो, लेकिन जब हम पोटेंसी और डोज का सिलेक्शन बहुत ही प्रॉपरली करते हैं, तो उस केस को ठीक करने में हमें बहुत आसानी होती है, और जो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की हम बात करते हैं वो हमें वहां पे दिखने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंसी मेडिसिन सिलेक्शन प्रॉपर होने के बाद भी पोटेंसी और डोज का सिलेक्शन बहुत ही मायने रखता है। 100% टोटलिटी के बाद रेमेडी तो निकल के आ ही जाएगी, लेकिन उसके बाद में जो पोटेंसी और डोज का सिलेक्शन है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमको ध्यान में लेकर के चल रहा है, क्योंकि हम 100% एक्सीलरेट करने के लिए, क्योर तक पहुंचने के लिए पोटेंसी और डोज को जरूर से देखते हैं। Though there is few rules and regulations for it, guidelines are also available. इन सब के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, जैसा कि हमने कहा ना कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें वैरी करती, इन सब के बावजूद बहुत सारे गाइडलाइंस हैं हमारे पास में,
और हम उस गाइडलाइन को ध्यान में लेकर के चलते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जब हमें कुछ गाइडलाइन मिल जाते हैं, कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं कि कहाँ पे हमें हाई पोटेंसी में जाना है, कहाँ पे हमें लो पोटेंसी में जाना है, तो हमें बहुत आसान हो जाता है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस डिजीज को ठीक करना। तो हम लोग उसी गाइडलाइन को यहाँ पे देखेंगे। दुर्भाग्यवश हम आपको पीपीटी नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे पहला जो है उसमें 5 पॉइंट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। 5 कंसिडरेशन influences in the choice of the potency. The first one is the susceptibility of the patient. हम लोग इस पे अक्सर चर्चा करते हैं क्लासेस में भी, और हम लोगों को भी पढ़ाया गया है, हम सबने इस पे बहुत बारी चर्चा करी है कि ससेप्टिबिलिटी अपने आप में बहुत मायने रखता है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंसी सिलेक्शन के लिए। दूसरा जो है सीट ऑफ द डिजीज, डिजीज कहाँ पे है, किस जगह पे है, ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उसके हिसाब से किस ऑर्गन के साथ में वो जुड़ा हुआ है, बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम्स है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। थर्ड वन इज द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, किस तरह का डिजीज है और उसका इंटेंसिटी कितना कितना है। इंटेंसिटी बहुत मायने रखता है, क्योंकि पेशेंट कई बार आते हैं ना तो हमें कुछ चीजों को बताते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द है और इतना ज्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि लैमेंटिंग, अगर पेशेंट के अंदर में लैमेंटिंग है, वो बढ़ा चढ़ा करके चीजों को दिखाने का कोशिश करता है। तो ये इंटेंसिटी को भी मापने के लिए हमें थोड़ा मतलब बहुत प्रॉपर होने का जरूरत है कि बहुत बारी पेशेंट हमें चाहता है कि उनका अटेंशन, डॉक्टर का अटेंशन मिले, तो उसके वजह से चीजों को इंटेंसिफाइड करके हमारे सामने में वो प्रेजेंट करता है। फिर भी इंटेंसिटी को हम लोग देखते हैं पेशेंट के अंदर में, उसके आधार पे भी हम पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। द स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, किस स्टेज में है जो प्रॉब्लम लेकर के आया है, डिजीज लेकर के आया। आजकल हम लोग पैथोलॉजी में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 ऐसे करके जो स्टेजेज है ना उसको दर्शाया जाता है, तो उसके आधार पे भी हम लोग सोच सकते हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, सिंस हाउ लॉन्ग द पेशेंट इज सफरिंग, कितने लंबे समय से उसको ये बीमारी है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसके हिसाब से भी हम पोटेंसी लो लेंगे कि हाई लेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल करके पॉइंट में हम लोग देखेंगे। सो फोर्थ वन इज द स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, एंड द फिफ्थ वन इज द प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो केस टेकिंग में हम लोग इसीलिए पास्ट हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसमें बीमारी ही नहीं, उसमें हम लोग बल्कि ये भी देखने का कोशिश करते हैं ना कि किस तरह का इसको ट्रीटमेंट चला है, इस पेशेंट को चला है। हमारे यहाँ 2 रूब्रिक्स है रिपोर्टरी के अंदर में, जनरल में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे 2 रूब्रिक्स है। एक है मेडिसिन एलोपैथिक अब्यूज ऑफ, अगर एलोपैथिक मेडिसिन उसको बहुत ज्यादा चला है, और होम्योपैथिकली अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पे सप्रेशन का केसेस है, तो उसके आधार पे भी हम लोग पोटेंसी जैसे होता है कि अगर हमको उसको निकाल के बाहर लाना है, सो वी शुड गो फॉर द हायर पोटेंसी। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक और रूब्रिक्स है, उसके अंदर में साउंड नहीं आ रहा है। आ रहा है डॉक्टर साहब, बराबर आ साउंड रहा आ है। रहा है? हाँ आ आ रहा रहा है है। जी जी, यस ओके सर, ओके। यस सर, आवाज आ रही है, वेरी हाँ सर, क्लियर। आवाज नहीं, अच्छी आ रही वो है। चैट में आया था कि साउंड नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। ओके। फिर उसके बाद में दूसरा रूब्रिक्स में चर्चा कर रहा था कि जनरल में ही है रेमेडी, रेमेडी वायलेंट रिएक्शन टू होम्योपैथिक रेमेडी, ये होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं, बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयों को खा करके आते हैं। तो हैनीमैन ने हमें वहां पे भी बताया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोपैथिक में ही सप्रेशन होता है, हमारे होम्योपैथी में भी सप्रेशन होता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर हैं और उनको भी बहुत अच्छे से पता है, पैलिएशन भी होता है। तो उसके आधार पे भी हम पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पे हमने चर्चा करी है कि द ससेप्टिबिलिटी, seat of the disease, nature and intensity of the disease, stage and duration of the disease, and previous treatment of the disease। तो previous treatment में होम्योपैथी, एलोपैथी, इवन आयुर्वेदा को भी हम लोग वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये 2 रूब्रिक्स है, उसके आधार पे हम लोग मेडिसिन का भी सिलेक्शन करेंगे, एज वेल एज हम लोग पोटेंसी का भी सिलेक्शन करेंगे। इसके बावजूद कुछ सर्टेन फैक्टर्स आर देयर फॉर द पोटेंसी सिलेक्शन। जो पहला है दैट इज द डिजीज पोटेंशियल्स। डिजीज पोटेंशियल्स इन्वॉल्व्स वेरियस फैक्टर। अब डिजीज पोटेंशियल्स जो है ना उसके अंदर में कुछ पॉइंट्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पहला है दैट इज द वैल्यू ऑफ द सिम्टम्स। जो सिम्टम्स पेशेंट ने बताए हैं, जो हमने सिम्टम्स निकाले हैं, वो कितना वैल्यूएबल है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आधार पे भी हम पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा, नेचर एंड सीट ऑफ द डिजीज। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने अभी चर्चा करी कि नेचर और डिजीज सीट जो उसका है वो कैसा है।
टिश्यू एफिनिटी ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी जो हमारा प्रेजेंटेशन है इसमें हमने चर्चा करी है ना कि केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसका रेलिवेंसी पोटेंसी सिलेक्शन में क्यों है। तो ये जो टिश्यू एफिनिटी वर्ड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये जो पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये बहुत मायने रखता है। केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जब हम जाएंगे तो वहां पे आगे के स्लाइड में वो है भी। तो टिश्यू एफिनिटी ये बहुत मायने रखता है। वो जो डिजीज है जो पेशेंट लेकर के आया है उसमें टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है ये हमें जानना भी बहुत जरूरी है, एज वेल एज पैथोलॉजी कितना इन्वॉल्व है। तो टिश्यू एफिनिटी एंड पैथोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और लास्ट जो पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ पैथोलॉजी एंड पेस, और वो कितने समय से वहां पे उसका जो पैथोलॉजी जो डेवलप किया है वो कितने समय से वहां पे उसके साथ में ये प्रॉब्लम पैथोलॉजी डेवलप किया हुआ है। तो ये पहला पॉइंट था डिजीज पोटेंशियल। दूसरा सेंसिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया है कि सेंसिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी आर डिनोटेड एज हाई, मॉडरेट एंड लो। अब ये तीन कैटेगरी में सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी को हम लोग लेकर के चलते हैं, हाई सेंसिटिविटी, मॉडरेट सेंसिटिविटी एंड लो सेंसिटिविटी। ससेप्टिबिलिटी के साथ में भी यही चीजें होती है, हाई, मॉडरेट और लो। अब इसके हिसाब से हम लोग वहां पे पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। हाई सेंसिटिविटी शोज अ हाई लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। अगर हाई सेंसिटिविटी है तो वहां पे पेशेंट का जो वाइटल प्रिंसिपल है उसका रिएक्टिविटी वहां पे बहुत ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग पोटेंसी के बारे में सोचेंगे। थर्ड पॉइंट, मैथमेटिक इंटरप्रिटेशन। अब मैजम के हिसाब से मैथमेटिक इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं, तो उस हिसाब से, और जनरली मैजम के बारे में ये चर्चा की गई है हमारे सीनियर्स और कई जगह किताबों में भी लिखा हुआ, बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स और अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें उन्होंने लिखा है कि जब भी हम मैथमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और नोसोट्स देते हैं वहां पे, तो हम हाई पोटेंसी में देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, हम लोगों को इसको भी ध्यान में लेकर के चलना है कि हाई पोटेंसी जब नोसोट्स यूज करना होता है, मैथमेटिक क्लियरेंस की बात होती है, तो वहां पे हम लोग हाई पोटेंसी को यूज करते हैं। आगे हम लोग और पॉइंट में देखेंगे। उसके बाद में है सिमिलरिटी, डिग्री एंड लेवल, सप्रेशन, टाइप ऑफ द पेशेंट। सप्रेशन वहां पे कितना है उसके हिसाब से, सिमिलरिटी कितना है, डिग्री और लेवल का जो सिमिलरिटी है उसके हिसाब से, और पेशेंट का टाइप। ओवरऑल जब पेशेंट की टाइप की हम बात करते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, जितनी भी चर्चाएं हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। तो ओवरऑल पेशेंट का मतलब ओवरऑल, डिजीज इट्स अ पार्ट, एक अलग चीज हो गया, ससेप्टिबिलिटी उसकी अलग हो गई। लेकिन अगर हम पेशेंट की बात करते हैं तो एज ए होल पेशेंट जो है ना वो किस टाइप का है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग पोटेंसी का वहां पे सिलेक्शन करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इंडिकेशन, सर आप म्यूटेड है। हाई पोटेंसी के इंडिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करें। मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देयर विल बी हाई पोटेंसी। यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है वो हम एक एक करके बोलते चले जाएंगे। हाई पोटेंसी इंडिकेटेड कहाँ कहाँ पे है, तो मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ज्यादा होंगे वहां पे हम हाई पोटेंसी यूज करेंगे। सिमिलरिटी जहां पे ज्यादा होगी, हायर पोटेंसी वहां पे, हायर द सिमिलरिटी हायर द पोटेंसी। सिमिलरिटी जब बहुत ज्यादा, जो होता है ना कि सब कुछ एकदम पेशेंट सामने से दिख रहा है और लग रहा है कि नहीं ये एकदम पूरी तरह से जो हमने अभी केस टेकिंग किया है उसमें सिमिलरिटी पूरी तरह से मैच कर रहा है, देन वी कैन थिंक अबाउट द हाई पोटेंसी। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर में मिल रहे हैं तब हम वहां पे हाई पोटेंसी में जाएंगे। ससेप्टिबिलिटी, अगर हाई ससेप्टिबिलिटी हायर द पोटेंसी, अगेन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। देन हायर द सेंसिटिविटी हायर द पोटेंसी, हायर द इम्यूनिटी हायर द पोटेंसी। तो इम्यूनिटी, सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी अगर ये सब बहुत हाई है पेशेंट के अंदर में, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग हाई पोटेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूट डिजीज। ये हम सभी जानते हैं, इसको यूनिवर्सली अगर हम लोग कहें तो होम्योपैथी में बड़े जोर दिए जाते हैं कि जब एक्यूट डिजीज हो तो वहां पे हम लोगों को हाई पोटेंसी यूज करना चाहिए। यस आई डू एग्री, हम भी इससे एग्री करते हैं। लेकिन ऊपर में हम लोगों ने एक बात कही थी, और जो केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्यूट में भी हम लोगों को थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी में, जब एक्यूट डिजीज हो तो वहां पे हाई पोटेंसी हम लोगों को दे देना चाहिए, सो दैट कि डिजीज इससे पहले कि फ्लेयर अप करे हम उसको हाई पोटेंसी देकर के वहां पे खत्म कर देते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। नाउ द रिवर्सेबल डिजीज, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हमें पता चल जाता है कि ये जो डिजीज है वो रिवर्सेबल है, इसको वापस लाया जा सकता है, देन हम लोग वहां पे ऐसे सिचुएशंस में हाई पोटेंसी हम लोग सोच सकते हैं।
फंक्शनल डिजीज है वहां पे भी हम लोग हाइपोटेंसी सोच सकते हैं, मेंटल डिजीज है वहां पे भी हम लोग हाइपोटेंसी सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब देखिए पोटेंसी का सीधा सीधा मतलब है कि जब हम कोई भी दवा देते हैं, किसी भी पोटेंसी में देते हैं, तो होम्योपैथिक एग्रावेशन वहां पे बहुत मायने रखता है। और होम्योपैथिक एग्रावेशन टॉलरेट करने के लिए पेशेंट के इम्यूनिटी, सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, उसका मेंटल बैलेंस, डिजीज का जो रिवर्सेबल कंडीशन, वो सब होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी गलती हमसे वहीं पे हो जाती है कि सब कुछ सही होने के बाद में भी जो वो होम्योपैथिक एग्रावेशन है ना, वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है और उसके वजह से प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाता है और फिर वो इरिवर्सेबल में कन्वर्ट कर जाता है, रिवर्सेबल होते हुए भी इरिवर्सेबल में कन्वर्ट कर जाता है। तो इसके वजह से ही कहा गया कि अगर ये सारी चीजें आपको दिख रही है देन यू कैन थिंक अबाउट द हाइपोटेंसी। लेकिन अगर इसी के अपोजिट, अगर हम जब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लो पोटेंसी के लिए, तो इसी के अपोजिट हम जाते हैं तो वहां पे हमें लो पोटेंसी में जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल लेस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स। यहाँ पे लेस कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉसिटी ये दोनों वर्ड यहाँ पे डाले गए हैं कि जब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कम हो या फिर पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स मिले ही ना, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें लो पोटेंसी यूज करना चाहिए। और केंट साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि वेयर देयर इज पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स यू कैन स्टार्ट द केस विद द जनरल एंड कॉमन सिम्टम्स। तो हम लोग ये रिपोर्टराइजेशन की बात होगी कि जनरल एंड कॉमन सिम्टम्स, लेकिन पोटेंसी सिलेक्शन में भी ये केंट साहब का जो स्टेटमेंट है ना, वो हमें मदद करता है कि वेयर देयर इज पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स वी शुड स्टार्ट विद द जनरल सिम्टम्स of the for the reporterization as well as for the potency selection। potency selection में भी हमें वहां पे, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है ना कि हम जिस लक्षण के आधार पे दे रहे हैं वो लक्षण कितना ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स मतलब कि सिम्टम्स लक्षण की कमी, तो हम पता ही नहीं है कि एक्चुअल में पेशेंट क्या है, एक्चुअल में डिजीज क्या है, एक्चुअल में कंडीशंस क्या है। सिम्टम्स के आधार पे ही तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पॉसिटी है मतलब कमी है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें लो पोटेंसी में ही जाना चाहिए, हाई पोटेंसी में हमें नहीं जाना चाहिए। अगेन द लोअर सिमिलरिटी, हम लोगों ने वहां पे देखा था हायर सिमिलरिटी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लोअर सिमिलरिटी सॉरी लोअर द सिमिलरिटी, तो लो पोटेंसी जाएंगे। लोअर द ससेप्टिबिलिटी, लो पोटेंसी। लो वाइटलिटी, लो पोटेंसी। लो इम्यूनिटी, लो पोटेंसी। क्रॉनिक डिजीजेज, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि एक्यूट डिजीजेज है तो हायर पोटेंसी, क्रॉनिक डिजीजेज है क्रॉनिक डिजीजेज है तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे लो पोटेंसी के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इरिवर्सिबल डिजीजेज। इरिवर्सिबल डिजीजेज, इरिवर्सिबल ऑलरेडी हम लोग इसको जानते हैं कि जहाँ पे इरिवर्सिबल है वहां पे अगर हम हाई पोटेंसी दे देते हैं तो चांसेस और भी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वहां पे टिश्यू का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये कंडीशन वहां पे निकल करके आया है। तो अगर हम वहां पे हाई पोटेंसी दे देते हैं और थोड़ा बहुत भी होम्योपैथिक एग्रावेशन हुआ तो ऑलरेडी उसकी ससेप्टिबिलिटी लो, वाइटिलिटी लो और इरिवर्सिबल कंडीशन वहां पे बने हुए हैं, तो केस और बिगड़ने का चांसेस वहां पे बढ़ जाता है। देन द एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी अगर बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है तो वहां पे भी हम लो पोटेंसी में जाएंगे। तो जो हमने हाई पोटेंसी का देखा जस्ट अपोजिट टू दैट, कि यहाँ पे अगर उसके जस्ट अपोजिट होगा, ये लेस वाली बात हो जाती है, वहां पे हाई वाली बात हो जाती है, तो हाई पोटेंसी में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे लेस वाली बात हो रही है तो हम लोग लो पोटेंसी में जाते हैं। उसके बाद में लो पोटेंसी के लिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्यूलर टिश्यूज और मस्कुलर सिस्टम, अगर सेल्यूलर टिश्यूज और मस्कुलर सिस्टम का है तो वहां पे भी हम लोग लो पोटेंसी में जाते हैं। ऑर्गन्स और लोकोमोटिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, लोकोमोटिव का प्रॉब्लम है, अगर ये है तो वहां पे भी हम लो पोटेंसी में जाते हैं। एक्सट्रीमली वीक, ओल्ड और वेरी हाइपर सेंसिटिव सब्जेक्ट, मतलब पेशेंट अगर बहुत ज्यादा वीक है, ओल्ड है, बहुत ओल्ड है और हाइपर सेंसिटिव है, तो वहां पे भी हमें लो पोटेंसी में ही जाना चाहिए। केंट के ऑब्जर्वेशन में हाइपर सेंसिटिविटी की बात करी गई है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि कुछ भी दो इमीडिएट उसके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें ऐसे पोटेंसी का यूज करना चाहिए जो नेग्लिजिबल वहां पे एग्रावेशन हो, सो दैट कि पेशेंट को फील भी ना हो और हमारा मेडिसिन धीरे धीरे काम करे। इसीलिए कहा कि हाइपर सेंसिटिव, वेरी हाइपर सेंसिटिव, नॉट हाइपर सेंसिटिव, वेरी हाइपर सेंसिटिव, तो ऐसे कंडीशंस में और एक्सट्रीमली वीक ओल्ड जो है वहां पे। ओवर सेंसिटिव, इडियोसिंक्रेटिक एंड वीक कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट्स, अगेन इडियोसिंक्रेटिक की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वैसे सिचुएशंस में भी केंट के ऑब्जर्वेशन में इसकी चर्चा की गई है। और वीक कॉन्स्टिट्यूशंस, पेशेंट अगर फिजिकली भी वीक हो, मेंटली वीक हो, तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग लो पोटेंसी की बात करते हैं। पेशेंट इज वेरी डल, बैकवर्ड, स्लगिश एंड
इम्प्रेशनेबल पेशेंट्स। तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम लोग बैकवर्ड डल की बात करें, तो बैकवर्ड मींस कि द मेंटली पेशेंट इज डल, वेरी डल पेशेंट अगर वहां पे है, उसका जो माइंड सेटअप है ना, वो उतना हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत डेवलप नहीं है। अगर हम लोग कहें कि मेंटली रिटार्डेड है, तो उस कंडीशंस में हम लोगों को लो पोटेंसी का यूज करना चाहिए। लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स, ये टेम्परामेंट्स की बात यहाँ पे की गई, लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स, उसमें भी हम लोग लो पोटेंसी यूज करते हैं। ओवर सेंसिटिव टू ड्रग्स, अगर बहुत ज्यादा वहां पे ड्रग्स को लेकर के ओवर सेंसिटिविटी है कि कुछ भी दिया जाए और इमीडिएट रिएक्ट कर जाता है। बहुत सारे पेशेंट हम लोगों के पास में आते हैं और पहले ही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास में कोई ऐसी दवा तो नहीं है कि जो आप देंगे और मेरे को, क्योंकि कुछ दवाइयां हैं जो हमें रिएक्ट कर जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग लो पोटेंसी को यूज करते हैं। इंगेज्ड इन फिजिकल वर्क, अगर बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क में पेशेंट इंगेज्ड है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग लो पोटेंसी की यूज करते हैं। इनक्यूरेबल केसेस वेयर ओनली पैलिएशन इज एम्ड, ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग लो पोटेंसी यूज करते हैं। बहुत जगह पे हमारे स्टॉलवर्ड्स ने कहा है कि जहाँ पे पैलिएशन, लेकिन पैलिएशन में एक चीज और है जो हमारे गुरु डॉक्टर एम के सानी और डॉक्टर बी सानी ने भी हमें बताया था कि पैलिएशन भी जो है ना, अभी एक क्वेश्चन भी आया था हमारा जो प्रेजेंटेशन था, तो उसमें एक बच्चे का क्वेश्चन भी था कि पैलिएशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना। तो पैलिएशन में भी हमें टोटलिटी और पोसोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। ये कभी कभी क्या होता है ना कि पैलिएशन में भी, जैसे होम्योपैथी में कहा गया ना कि मिराकल्स होते हैं, तो मिराकल्स वहीं पे होते हैं। जब हम टोटलिटी पे काम करते हैं तो वहां पे हमें मिराकल देखने को मिल जाता है। तो पैलिएशन हम लोग बात करते हैं, एंटीडोट हम लोग बात करते हैं, तो इन सारे सिचुएशंस में भी हमें टोटलिटी को कंस्टिट्यूट करना है। और उसके साथ में जो पोटेंसी सिलेक्शन की बात कही है, जैसे समवेयर एल्स इट हैज बीन सेड कि हायर पोटेंसी इज एंटीडोटेड बाय द लोअर पोटेंसी, बट सेम मेडिसिन का होगा तब ऐसे सिचुएशंस में। और कहीं कहीं पे जैसे होता है कि दवाइयां दूसरी चली और दवाइयां बदल करके एंटीडोट करना है, तो थोड़ा सा वहां पे हम हायर पोटेंसी में उसको एंटीडोट करने के लिए जाते हैं। तो पोटेंसी सिलेक्शन का ये भी एक क्राइटेरिया है जो कई जगह पे बुक्स में लिखा हुआ हम लोगों को मिल जाता है। सो इनक्यूरेबल केसेस है जहां पे कि पैलिएशन ही सिर्फ एम्ड है, तो वहां पे हमें लो पोटेंसी में जाना चाहिए। नाउ सम ऑफ द इंडिकेशन फॉर द हाई पोटेंसी, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्यूटेनियस, म्यूकस टिश्यू और नर्वस सिस्टम। यस, जब सरफेस पे अगर कुछ चीजें होती है तो हम वहां पे हायर पोटेंसी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऊपर से ऊपर है वो निकल करके चला जाएगा। वहां पे कभी कभी एग्रावेशन, जैसे स्किन के केसेस में हम लोग देखते भी हैं, स्किन डिजीजेज में हम लोग हाई पोटेंसी देते हैं, थोड़ा बहुत एग्रावेशन होता है, बट दैट कैन बी मैनेजेबल, तो हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, यहाँ पे भी हाई पोटेंसी। चिल्ड्रेन एंड यंग विगरस पर्सन, चिल्ड्रेन और यंग विगरस मतलब जिसकी की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, वहां पे हम हाई पोटेंसी यूज करते हैं। इंटेलिजेंट सेंसिटिव पेशेंट, जैसा कि हम लोगों ने लो पोटेंसी के लिए देखा था कि डल है, इम्बेसाइल है, बैकवर्ड मेंटली बैकवर्ड, तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग लो पोटेंसी यूज करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग हाई पोटेंसी यूज करते हैं। न्यूरोटिक पेशेंट्स, नर्व्स को लेकर के अगर प्रॉब्लम है, तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग हाई पोटेंसी यूज करेंगे। उसके बाद में पुअर रिएक्शन, जहां पे कि रिएक्शन बिल्कुल ही नहीं है। बहुत बार ऐसा देखने को हम लोगों को मिलता है कि पेशेंट के अंदर में कोई भी रिएक्शन नहीं है। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा ना वहां पे कि हाइपर सेंसिटिव, बहुत इमीडिएट, कुछ भी हल्का सा भी, मतलब अगर हमको लगता है कि 3x 1x भी दिया जाए तो एक रिएक्शन बॉडी में होता है, वहां से चीजें निकल करके आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको आप कुछ भी दे दो, कुछ भी रिएक्शन नहीं, नहीं मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है डॉक्टर साहब। तो ऐसे सिचुएशंस में वी कैन थिंक अबाउट द हाई पोटेंसी, हम लोगों को हाई पोटेंसी में जाना चाहिए। एंड अगेन की इंगेज्ड इन मेंटल ऑक्यूपेशन, जो फिजिकल में था तो वहां पे लो पोटेंसी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेंटल वर्क अगर बहुत ज्यादा कर रहा है पेशेंट, फिजिकल उतना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे हाई पोटेंसी को यूज करेंगे। फंक्शनल रेमेडीज के अंदर में भी हाई पोटेंसी का इंडिकेशन है। सोरा एंड साइकोसिस में भी हाई पोटेंसी का है। एक्टिंग ऑन मेंटल लेवल, नोसोट्स, हम लोग जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर नोसोट्स हम लोग देते हैं तो वहां पे भी हम लोग हाई पोटेंसी को यूज करते हैं। और एक पोस्ट और भी है, वार्म क्लाइमेट्स में, इनहेबिटेंट्स ऑफ वार्म क्लाइमेट, वहां पे भी हम लोग हाई पोटेंसी में प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। वार्म क्लाइमेट का लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था कि वार्म क्लाइमेट में हम लोग हाई पोटेंसी के बारे में क्यों सोचते हैं। सो दिस इज लॉजिकल थिंकिंग, आई कैन से कि जनरली होता क्या कि जैसे हम कोल्ड में होते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि कोल्ड के समय में जब विंटर होता है ना, तो वहां पे हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। होता क्या कि हमारे सारे ऑर्गन स्लगिश हो जाते हैं कोल्ड की वजह से। हमारे जितने भी ऑर्गन, हम खुद के खुद भी स्लगिश हो जाते हैं और हमारे ऑर्गन भी स्लगिश हो जाते हैं। लेकिन जब वार्म क्लाइमेट होता है ना,
तो डायलिटेशन होता है और उसकी वजह से हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना वो बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं, हमें प्यास भी लगती है, हम यूरिन भी बहुत फ्रिक्वेंटली पास करते हैं, हमें पसीना भी बहुत आता है। तो वहां पे क्या है ना कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स है ना वो सब के सब बहुत एक्टिव होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हम हाइपोटेंसी देते हैं तो जो मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही तेजी से मिलता है। लेकिन अगर हम वही कोल्ड क्लाइमेट की बात करते हैं तो स्लगिश होने की वजह से हमें उसका एक्शन जो है ना वो उतना तेज नहीं मिलता, इसलिए हम लोग वहां पे लो पोटेंसी में काम करते हैं और चूंकि सिम्टम्स भी हमें बहुत प्रॉपर नहीं मिल पाता है, एक वेग सिचुएशंस होता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि वार्म क्लाइमेट में हम लोग हाई पोटेंसी सोचते हैं और कोल्ड क्लाइमेट में हम लोग लो पोटेंसी। दिस इज एजम्पशन, ये सारी चीजें एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जिसके आधार पे हम लोगों ने कभी कभी देखा भी है, कुछ जगह राइटअप में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। न्यूट्रिटिव रेमेडीज हम लोग इंडिकेशन फॉर द लो पोटेंसी, हम लोग न्यूट्रिटिव रेमेडीज होता है वहां पे हम लोग लो पोटेंसी में देते हैं। ट्यूबरकुलर मैजम है तो वहां पे हम लोग लो पोटेंसी में देते हैं। एक्टिंग ऑन फिजिकल लेवल, अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फिजिकल लेवल पे जब हम लोग होते हैं तो हम लोग लो पोटेंसी, और जैसा कि अभी हमने कहा कि कोल्डर क्लाइमेट अगर ठंडा है तो वहां पे भी हम लोग लो पोटेंसी को यूज करते हैं। अब इन सब के बावजूद इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों के सामने में आए, इतने सारे पॉइंट्स हैं, बावजूद इसके हम लोग कंफ्यूजन होता है, ये बहुत नेचुरल है। उसके पीछे में जो रीजन है ना वो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम लोग जैसे ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, वाइटलिटी की बात कर रहे हैं, विगर की बात कर रहे हैं। सो देयर इज नो इक्विपमेंट्स, कोई ऐसा टूल्स नहीं है जिससे कि हम ससेप्टिबिलिटी को मेजर कर सकें, हम इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज को मेजर कर सकें, हम उसके विगर को, वाइटलिटी को मेजर कर सकें। ये सारी चीजें क्या है ना कि हमें एजम्प्ट करना पड़ता है, हमें अनुमान लगाना पड़ता है पेशेंट के सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे, उसके जो फिजिकल बिल्टअप है उसके आधार पे हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये पेशेंट का ससेप्टिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है इसलिए हमें हाई पोटेंसी देना चाहिए, ये हमारा अनुमान होता है। तो कंफ्यूजन, इतना सारा पॉइंट होने के बाद भी कंफ्यूजन हमारा बना हुआ रह जाता है। ये बहुत ही एक, हम अगर कह सकते हैं कि होम्योपैथी में एक ड्रॉबैक के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं, और दूसरा हम इसको एक पॉजिटिव साइड में अगर हम लेकर के चलें तो पॉजिटिव साइड ये होगा कि हमें ढूंढने में मदद मिलेगी, हम सिम्टम्स पे ज्यादा फोकस कर सकेंगे कि नहीं इसकी ससेप्टिबिलिटी को जानने के लिए हमें और क्या क्या पॉइंट को देखना चाहिए, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज स्टफ it felt difficult because there is no tools to measure the susceptibility, no tools to measure the intensity of the disease and all, no, कि कुछ भी नहीं है इन सब के बावजूद। लेकिन इसके बावजूद अगर हमने जैसा कि कहा ना कि केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो कुछ तो रास्ता होना चाहिए। मान लिया कि ठीक है मेजरमेंट करने के लिए टूल्स नहीं है लेकिन रास्ता तो होना चाहिए ना, तो एक रास्ता तो है जो हमने कहा कि केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहला ही ऑब्जर्वेशन, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप लोगों के पास में केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का लिटरेचर होगा तो आप देख भी सकते हैं, केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कहा गया है प्रोलॉन्ग्ड एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। ये केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का समरी है जिसमें कि प्रोलॉन्ग्ड एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोटेंसी सिलेक्शन के लिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, केंट इसके बारे में बोलते हैं the medicine may or may not have been a correct one, but surely the potency was very high. इसको ध्यान से हम लोग सुना, but surely the potency was very high and the medicine was deep acting antisoric. Therefore, instead of helping, it has established destruction since there have been enough irreversible tissue changes. मेडिसिन सही हो सकता है या सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पे कहा गया ना कि पोटेंसी तो निश्चित रूप से बहुत हाई था, इसीलिए ये जो फाइनल डिक्लाइन की बात हम लोगों ने कहा ना कि जिसके पहले कि प्रोलॉन्ग्ड एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, इसी के वजह से, क्यों, क्योंकि पोटेंसी वाज वेरी हाई, श्योरली पोटेंसी वाज वेरी, तभी ये कंडीशन निकल करके आया। हम मेडिसिन सिलेक्शन, हम लोग बोले मेडिसिन सिलेक्शन ऊपर में ही हम लोगों ने स्लाइड में वहां पे हमने पढ़ करके सुनाया, आपको स्लाइड नहीं दिखा पाए, पढ़ करके सुनाया कि कभी कभी होता है ना कि हम मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं, सब कुछ मिल जाता है और उसके बाद में क्योर भी हम लोग को मिल जाता है, लेकिन एक्सेलरेट होता है, प्रॉपर ढंग से एक्सेलरेट होता है क्योर की तरफ में कब, जब हमें पोटेंसी का ज्ञान होता है तब। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे सब कुछ सही था लेकिन पोटेंसी का सिलेक्शन सही नहीं था, गलत था, और दैट वाज द हाई पोटेंसी, दैट वाज द हाई पोटेंसी एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। वहां पे ऑलरेडी टिश्यू डिस्ट्रक्शन था और टिश्यू चेंजेज हो चुके थे और ये फाइनल डिस्ट्रक्शन वहां पे हुआ और पेशेंट जो है वो पूरी तरह से हाथ से निकल गया।
तो ये कंडीशन, तो बट श्योरली द पोटेंसी वाज वेरी हाई। तो अब इसका मतलब क्या है, ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन यहाँ पे क्या करना है। एमिल टैलर बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखते हैं कि इट नेसेसिटेट इमीडिएट एंटीडोट। अब ऐसे में तो करना क्या है, उन्होंने कहा कि टेलर ने कहा कि इसको सबसे पहले तो एंटीडोट करो, आफ्टर रीकेस टेकिंग अ मोर सिमिलर मेडिसिन इन लो पोटेंसी इज टू बी प्रिस्क्राइब। अब केस टेकिंग करने के बाद में एंटीडोट तो करने की बात है ही, लेकिन आफ्टर रीकेस टेकिंग अ मोर सिमिलर मेडिसिन इन लो पोटेंसी इज टू प्रिस्क्राइब। हाई पोटेंसी शुड नेवर बी यूज्ड इन क्रॉनिक एंड डाउटफुल केसेस। जहां पे क्रॉनिक है, क्रॉनिसिटी है, जहां पे हम डाउटफुल हैं, वैसे में कभी भी हम लोगों को हाई पोटेंसी नहीं यूज करना चाहिए। और मोर सिमिलर मेडिसिन चुनने के बाद में भी उसको हमको लो पोटेंसी में ही यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एमिल टैलर, begin with 12 or 30, especially where tissue changes may have occurred। एमिल टैलर ने कहा है कि जहां पे टिश्यू चेंजेज हो चुके हैं, क्रॉनिक केसेस है, वहां पे 12 और 30 से ही हम लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए पेशेंट के उसके अंदर में। और मैंने कहा ना कि बोरिक, जब आप मेट्रा मेडिका पढ़ेंगे तो बोरिक में जितने भी मेडिसिन हैं उसके जब नीचे में आप जाएंगे तो पोटेंसी वहां पे लिखा हुआ है, तो पोटेंसी हमेशा वहां पे आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम 30, रेयरली 200 आई हैव सीन, 12x 6x ऐसे करके 3x भी बोरिक में लिखा गया है। तो यहाँ पे एमिल टैलर ने बहुत अच्छी तरीके से की 12 और 30 को ही हम लोगों को यूज करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट काउंटिंग स्टार्ट विथ 1। यस, हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम पोटेंसी की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत हाई पोटेंसी से 10-20 जो छलांग मार करके हम लोग सोचते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है कि हम लोगों को खास करके क्रॉनिक केस में तो जाना ही जाना चाहिए। अब एक्यूट में भी बिल्कुल सही बात है कि एक्यूट में हाई पोटेंसी में हम लोग जाते हैं, इससे पहले कि वो फ्लेयर अप करे हम उसको सब। लेकिन अगर एक्यूट में भी टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो चुका है, पैथोलॉजी वहां पे बहुत सीवियरली वहां पे दिख रहा है, जैसे निमोनिया के केस में, अभी हम लोग का कोरोना आकर के चला गया, कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि लंग्स किसी किसी के बहुत 70%, 75% डैमेज हो गए, 50% डैमेज हो गए। तो ऐसे सिचुएशंस में एक्यूट होने के बावजूद अगर वहां पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन हैज बीन टेकन प्लेस, तो हम लोगों को लो पोटेंसी में ही काम करना चाहिए। तो ये एक्यूट में बड़ा सोच समझ करके, एक्यूट में अगर टिश्यू डिस्ट्रक्शन है तो हमें लो में जाना चाहिए, क्रॉनिक में तो हमें लो में जाना ही जाना चाहिए। तो ये ओवरऑल मेरा प्रेजेंटेशन था, जिसमें कि मैंने बताया आपको। तो केंट ने बहुत अच्छे से कहा है कि खास करके जब क्रॉनिक हो तो वहां पे हमें स्टार्ट करना। और एलएम पोटेंसी, इसीलिए हैनीमैन ने भी एलएम पोटेंसी हम लोगों को भेजा दिया, सो दैट कि वहां पे जो जंपिंग है, बाकी जो यहाँ पे 30, 200, उसके बाद में 1M 10M ऐसे करके जो जंपिंग है, तो एलएम पोटेंसी में हम जाते हैं तो वहां पे जंपिंग नहीं है, 1 2 3 है। और हम लोग जो जिस मेथड से हम लोग करते हैं, काम करते हैं, उसमें हम लोग 1 और 2 के बीच में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर स्ट्रोक करके, प्लसिंग करके अगर हम लोग काम करें तो सो दैट, ताकि हमें पोटेंसी एडजस्ट करने में और मदद मिले, और मिलता भी है। तो हम लोगों ने क्लिनिकली उसको देखा हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग। इस पे अगर कोई सवाल है, कुछ है, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको। Dr. Kurup, sir, you have raised the hand. Dr. Kurup, sir, you are not audible. Please unmute yourself. कुरूप सर अपने आप को यस यस, अभी सुन सकता है? हाँ यस सर, आपकी आवाज। मेरे 2-3 छोटा सवाल है, तो अभी 10 मिनट बाकी है, तो फिर भी मेरा एक सवाल है। आप हमारा 3 स्केल गए, एक सेंटिसिमल स्केल गए, डेसिमल स्केल गए, एलएम पोटेंसी है। इसमें आप हाई पोटेंसी कौन सा मानता है, लो पोटेंसी कौन सा मानता है, मीडियम पोटेंसी के बारे में आप कुछ बताया नहीं है? जी सर, मैंने बोला सर मॉडरेट में, तो मॉडरेट और हाई। तो अगर हम लोग बात करते हैं जैसे डेसिमल की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें जैसे लो पोटेंसी की बात करें तो 3x 6x 12x अप टू द 30, इसको हम लोग लोअर पोटेंसी लेकर के चलते हैं।
मॉडरेट में 200 को, और बीच में चूंकि नहीं है इसलिए हम लोगों को बोलना बहुत उचित नहीं है, लेकिन हम जैसे ही 1M 10M की बात करते हैं तो हम हायर पोटेंसी में चले जाते हैं। और अगर LM पोटेंसी की हम लोग बात करते हैं तो अप टू 3 हमने जो देखा है क्लिनिकली भी हम लोगों ने देखा है, हमारे जो सीनियर्स हमारे जो गुरु हैं उनके साथ में भी हमने देखा है कि अप टू 3 हम लोग लो पोटेंसी में ही इसको लेकर के चलते हैं। और मॉडरेट में जब हम जाते हैं तो अप टू 7 to 9 हम लोग देखें कि ये मॉडरेट में आता है, और उसके ऊपर में फिर हम हाई पोटेंसी में आते हैं। क्योंकि स्कॉर्पियन बाइट में हमने देखा है LM पोटेंसी चूंकि हम यूज करते हैं, तो LM पोटेंसी में स्कॉर्पियन बाइट के जब भी हमारे पास में पेशेंट आए हैं हम लोग इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं सर, एपिस मेलिफिका को। तो हमें अगर क्विक रिजल्ट होता है तो हम लोग सीधा 10, 11 और 12 ऐसे करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, और विद इन 10 मिनट वी गेट द रिजल्ट। तो हाई पोटेंसी हम लोग वहां पे उसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, गुड आंसर। फिर एक और पूछने का था, मैं भूल गया था। एक और आया था तो फिर भूल गया था, तो एक और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, चैट में है। हाँ, चाहिए तो मैं याद आ जाएगा तो पूछेंगे। ठीक है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रेपिटेशन के बारे में, हाई पोटेंसी कितना बार रिपीट कर सकता है, लो पोटेंसी कितना बार, मीडियम पोटेंसी कितना बार रिपीट कर सकता है आपका? हाँ सर, जी सर, जी सर। हाँ सर, थोड़ा सा इसमें मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा दूसरे तरह का, चूंकि मैं ट्रांसमिशन मेथड से करता हूँ, तो हमारे यहाँ जो है ना वो स्ट्रोक और फ्लशिंग हम लोग ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर हम रिपीट करने की बात करते हैं तो जैसे अगर एक्यूट डिजीज हम लोग देख रहे हैं तो वहां पे हम फ्रीक्वेंट डोज में जाते हैं, मतलब रिपीटिशन हमारा वहां पे ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज। अगर बहुत ज्यादा जैसे हाई फीवर है तो वहां पे हम उसका रिपीटिशन फ्रीक्वेंट कर देते हैं। लेकिन अगर वही फीवर लो ग्रेड का है तो हम उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो पोटेंसी का जो रिपीटिशन है, उसको हम थोड़ा वहां पे कम कर देते हैं। इस तरह से सर हम लोग करते हैं। Thank you, sir. Very excellent presentation. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Okay, sir. very good answer. अभी नेक्स्ट Okay. क्वेश्चन Thank you so much, sir. Your opinion means a lot for me, sir. Your opinion means a lot for me. एक सर संजू जी, कहाँ पर सेंटिसिमल यूज करना है, एक डॉक्टर ने पूछा, हरि नारायण जी, कहाँ पर LM करना है, कहाँ पर मदर टीचर करना है। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब आधा डॉक्टर संजय जी अपने लेक्चर में दे चुके हैं। और जहाँ तक सेंटिसिमल और LM का यूज करने की बात है तो उसके आधार पर मैं ही जवाब दे देता हूँ। आपके पास में पुराना टीवी हो, ब्लैक एंड व्हाइट, और अभी नया लेटेस्ट जो कलरफुल जो अभी आ गया है स्मार्ट टीवी, तो आप किसको रखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली स्मार्ट टीवी लोग रखते हैं। पुराने धर्रा में जाना चाहते हैं कि नया धर्रा में जाना चाहते हैं? डॉक्टर हेनीमैन ने लेटेस्ट पोटेंसी के रूप में आया है आपका लेटेस्ट पोटेंसी के रूप में आया है LM पोटेंसी, तो उसको ही ये करना चाहिए। ठीक है। और एक मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, डॉक्टर राम प्रवेश शाह ने जो मैसेज लिखा है, डॉक्टर डनहम साहब का कथन है कि उच्च शक्ति रोग पर छोड़ी गई पिस्तौल की गोली की तरह या तो वह रोग को निशाना बनाकर उसे नष्ट कर देती है या रोगी के बाजू से सनसनाटी निकल जाती है। अगर उच्च शक्ति का रोग पर ठीक से निशाना नहीं बैठा तो धराशायी हो जाता है या बैठ जाता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर राम प्रवेश जी को बात को समझने में जो कहना चाह रहे थे डनहम साहब, उसको समझने में उनको दिक्कत हुआ है। ऐसा डनहम साहब ने ऐसा नहीं लिखा है। ये जो बंदूक की गोली की बात कही गई है, इसको डॉक्टर केंट ने पहली बार लिखा था, फिर बाद में डनहम साहब ने भी इसको लिखा है। लेकिन डनहम साहब ने हाई पोटेंसी या लो पोटेंसी का जिक्र करते हुए कहा था कि ये आपको बॉडी में लाइफ को जब टच करता है तो या तो बहुत हाई एक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नहीं एक्शन होता है। जब भी आप कोई भी पोटेंसी देते हैं, कोई भी मेडिसिन देते हैं, चाहे वह सही लगता है या नहीं लगता है, यह बात इससे ये इस पर नहीं होता है कि नहीं करता है। वह जाएगा, कोई भी मेडिसिन है, दवा दिया गया है तो वह आपको शरीर के अंदर में प्रवेश करेगा ही और उस पर कोई एक्शन करेगा ही। तो इसलिए इस बात पे ये नहीं रहना चाहिए कि हम नहीं लगा तो नहीं लगा। ये तो पुराना कथन हो जाता है, एक कहावत के जैसा
कि होम्योपैथी दवा काम किया तो किया और नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, अगर काम नहीं किया तो नुकसान भी हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ सर, इसमें मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हाँ सही हाँ आप बोलिए। ये बिल्कुल ये नहीं मानना चाहिए कि मेडिसिन एक्शन नहीं किया। मेडिसिन हमारे बॉडी पे कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन पे, चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली, एक्शन जरूर करती है, भले वो किसी को दिखता है या नहीं दिखता है। ये आपके बॉडी के ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है। सिमिलिज्म का 3 आधार होता है, एक तो सिम्टम्स टोटलिटी होता है, दूसरा होता है उसका स्ट्रेंथ का, शक्ति का होता है, उसका लेवल होता है, और तीसरा होता है उसका साइकोलॉजी। तो तीनों मिलकर के ही टोटलिटी बनता है। टोटलिटी का ऐसा नहीं होता है कि टोटलिटी जो है तो केवल आप लक्षण सेलेक्ट कर लिए और टोटलिटी हो गया, ऐसा नहीं है। टोटलिटी में आपका, जो अभी संजीव जी बता रहे थे, टोटलिटी में आपका सिम्टम्स भी इंक्लूड हो जाता है और पोटेंशियल भी इंक्लूड हो जाता है और स्पिरिचुअल टोटलिटी भी होता है। तो कहते हैं मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल तीनों बैलेंस पर अगर जाएंगे तो उसके, और उसका पेशेंट का स्ट्रेंथ, एनर्जी आपको, एनर्जी लेवल। इसलिए डॉक्टर देखिए, आप स्टुअर्ट क्लोज को बहुत ध्यान से पढ़िए। स्टुअर्ट क्लोज ने पोटेंसी के विषय में बहुत ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है, और उनका मानना है कि स्टुअर्ट क्लोज का कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अनुपातिक है, जैसा जिस अनुपात में रोग है उसी अनुपात में आपको देना पड़ेगा। अब संजय जी भी बता रहे थे कि हाई पोटेंसी का इस्तेमाल हम एक्यूट डिजीज में भी देंगे। हाँ, इंटेंसिटी है तो हम वहां पर हाई पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे, अगर इंटेंसिटी नहीं है तो लो पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे। ये तो सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है। हाई पोटेंसी, हायर द सिमिलिज्म, हायर द टोटल, हायर द पोटेंसी, लोअर द सिमिलिज्म, लोअर द टोटलिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंसी जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बहुत सिंपल सी परिभाषा अगर दिमाग में रखिएगा तो डनहम साहब की बात भी समझ में आ जाएगा, केंट साहब की बात भी समझ में आ जाएगा, और हेनीमैन की भी बात को आप आसानी से समझ लेंगे। तो यह बहुत ही गूढ़ विषय है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर हेनीमैन ने ऑर्गेनन में आपको पोटेंसी सिलेक्शन के विषय में नहीं कहा गया है, ऐसा गलत है। डॉक्टर हेनीमैन ने पोटेंसी सिलेक्शन के लिए बहुत ही डेफिनेट गाइडलाइंस दिए हैं, बहुत ही डेफिनेट गाइडलाइंस दिए हैं। आप ऑर्गेनन को ध्यान से पढ़िए और उस गाइडलाइंस को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसी के तहत में डनहम साहब का भी एक्सप्लेनेशन हो, पेंट का हो, बाकी जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं, सारे एक्सप्लेनेशन का जो बेस है आपको हेनीमैनियन बेस है, उसी के आधार पर चलना होगा और आप होम्योपैथी के पास में पहुंच सकते हैं। लास्ट में डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद जी का भी सवाल है, नोसोड्स, सार्कोड्स और एलएम पोटेंसी। हरिनारायण जी, मैं आपको पहले भी बता दिया गया है, चाहे नोसोड्स हो, चाहे सार्कोड्स हो, चाहे मिनरल किंगडम हो, कोई भी किंगडम का मेडिसिन हो, है ना, मेरी बात से शायद आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी किंगडम का मेडिसिन हो आप एलएम पोटेंसी को ही यूज कर सकते हैं आज हम लोग। और जहां तक मेरा अपना खुद का प्रैक्टिस है, मैं खाली एलएम पोटेंसी यूज करता हूं, आज से नहीं, मुझे याद नहीं है कब से कर रहा हूँ, बहुत ही पुराने समय से जब से प्रैक्टिस शुरू किया हूँ। तो क्योंकि मैं नए जमाने में पैदा लिया हूँ, मैं नया पोटेंसी यूज करता हूँ, जो पुराने ख्यालात हैं वो लोग पुराने पोटेंसी से यूज करते हैं। उसके बाद में एक और है साइंस ऑफ थेराप्यूटिक्स, क्या लिखे हैं 263 में लिखा गया हुआ है। आज ये तो है, इसमें इस तरह का है, तो पर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगा। तो नाउ द टाइम इज ओवर, 8:01 बज चुका है, सेशन क्लोज करेंगे और हैंड ओवर टू डॉक्टर धनेश। यस सर, थैंक यू संजीव सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। से आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करते रहिए। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सब ये मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir.